हेलो बच्चों, आज से हम कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के विभिन्न चैप्टरों को सीखेंगे। हम जान रहे हैं कि अभी विद्यालय बंद हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की इस स्थिति में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रयास है, इसमें हम अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। 12th की जो भौतिक विज्ञान है, इस 12th की भौतिक विज्ञान के परीक्षा में कुल 100 अंक होते हैं, प्रति विषय 100 अंक, जिसमें से 56 अंक का पेपर होता है, 14 अंक सत्रांक के दिए जाते हैं और 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 100 अंक बनते हैं। ये प्रायोगिक परीक्षा है, जिसे अलग से सिखाया जाता है, इसकी क्लासें अलग होगी। ये सत्रांक है जो विद्यालय अपने स्तर पर आकलन करके भेजता है, और ये पेपर होता है। इस 56 नंबर में जो 17 चैप्टर दिए हुए हैं, उनका अलग अलग भारांक है, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम पहला चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र, उसे प्रारंभ करते हैं। विद्युत क्षेत्र में जो सबसे पहले बात हमें सीखनी है वो है आवेश, मतलब चार्ज। दसवीं कक्षा में हमने सीखा कि विद्युत क्षेत्र है आवेश के चारों ओर एक स्थित क्षेत्र है, जिसमें वो किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका उद्गम आवेश से है। आवेश क्या है, इसे हम समझें तो सर्वप्रथम ग्रीस के एक वैज्ञानिक थेल्स ने यह पाया कि जब किसी वस्तु को घर्षित किया जाता है तो उस वस्तु में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह आकर्षण का गुण क्यों उत्पन्न होता है? ये आवेश के कारण है। आप एक सामान्य प्रक्रिया कर सकते हैं। सूखे बालों में जब कंघी को हम घर्षित करते हैं तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े और तिनकों को आकर्षित करने का गुण ग्रहण कर लेता है। ये जो गुण है, हालांकि आवेश की हम परिभाषा नहीं दे सकते, लेकिन आवेश का यह गुण, जिसमें वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित भी करता है, ये गुण ही आवेश के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आवेश जो है अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार भी हम आवेश को कह सकते हैं। हालांकि आवेश की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है। आवेश के प्रकार कितने हैं वो हम जानने की कोशिश करें। आवेश के प्रकार, सामान्यतया हम जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। लेकिन ये किस तरह से तय हुआ, इसकी एक कहानी है। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया। क्यों दिया? ये एक प्रयोग पर आधारित है, जिसे आप समझें। सर्वप्रथम एक कांच की छड़ लें, उसे रेशम के कपड़े पर घर्षित करें। रेशम का कपड़ा घर्षित करें तो क्या होगा? अभी हम जान रहे हैं कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर घर्षित करेंगे, मान ले ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है, इसको इस पे घर्षित किया तो घर्षण करने से आवेशन होता है। ये हम दैनिक जीवन में देख चुके हैं। तो यहाँ भी आवेशन की कुछ प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के आधार पर हम जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के हैं। और इस छड़ को हमने यहाँ लटका दिया, इस छड़ को यहाँ बांध दिया। ये कांच की छड़ है। एक और कांच की छड़ ली और एक और रेशम का कपड़ा लिया, पुनः उसी प्रकार घर्षित किया, और इस घर्षित कांच की छड़ को पहले से घर्षित कांच की छड़ के जब हम निकट ले गए तो ये पाया गया कि ये छड़ दूर भागती है, यानी प्रतिकर्षित होती है।
इसी प्रयोग को एक और तरह से एक और तरह से किया गया, जिसमें एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षित किया गया। बिल्ली की खाल से घर्षित किया गया। एक एबोनाइट की छड़ ली, बिल्ली की खाल ली, घर्षित किया और एक जगह पर धागे से, कुचालक धागे से बांधकर इसे लटका दिया गया। उन्हें एक और एबोनाइट की छड़ ली और दूसरी बिल्ली की खाल पे इसको घर्षित किया और फिर इस एबोनाइट की छड़ के पास, जो पहले से लटकी है और आवेशित है, इसके पास ले गए तो ये दूर गई, यानी प्रतिकर्षण हुआ। ऐसा क्यों हुआ? लगभग सभी प्रयोगों में कोई भी यहाँ पे पदार्थ लेकर ऐसी प्रक्रिया दोहराई जाए तो उसमें प्रतिकर्षण दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे घर्षित किया तो ये घर्षण के कारण आवेशित हो गई। कोई भी अगर इस पे आवेश आया है, मान लेते हैं धनात्मक आवेश आया है, तो दूसरी कांच की छड़ ली और उसे घर्षित किया तो उस पे भी धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। और जब दोनों समान आवेश की पदार्थों को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया तो उनमें प्रतिकर्षण हुआ। यही चीज यहां हुई। लेकिन अब अगर मैं एबोनाइट की छड़ को इस कांच की छड़ के पास लाऊं, एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास लाऊं, तो हम ये पाएंगे कि यहां आकर्षण होता है। इस प्रकृति में उपलब्ध सभी पदार्थों को लेकर ये प्रयोग दोहराए गए और इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि आवेश सिर्फ दो ही प्रकार का व्यवहार दर्शा रहे हैं, या तो आकर्षण कर रहे हैं या प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और इस आधार पर यह तय किया गया कि आवेश दो प्रकार के हैं। लेकिन आवेश को नाम क्या दें? आवेश को क्या नाम दिया जाए? इसके लिए यह सोचा गया कि जब इस कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर घर्षित किया गया है और उसी कांच की छड़ को पुनः रेशम के कपड़े से स्पर्श करा दिया जाए तो आवेश रहित हो जाता है, यानी पुनः उदासीन हो जाती है। यानी यहाँ पर हम सोचें कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मिलकर समान मात्रा में है तो शून्य हो रहा है, और ये गुण केवल धनात्मक और ऋणात्मक से ही दर्शाया जा सकता है। इसलिए इन आवेशों के नाम धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दिए गए। ये आवेश देने का जो काम है इन्होंने किया, आवेश का नाम देने का काम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इन्होंने अपने मत से ये ले लिया गया, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, ये ले लिया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धनात्मक माना और रेशम के कपड़े पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणात्मक माना। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने मतानुसार नाम दिया। और यहाँ पर एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणात्मक आवेश और बिल्ली की खाल पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धनात्मक आवेश दिया। और उसके बाद से ये परिपाटी चल पड़ी जिसमें हम आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश कहने लगे। तो ये है इसकी कहानी। आप वीडियो को पॉज करें और उतार लें और साथ ही साथ अपनी पुस्तक से भी इसको देख लें। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप वीडियो को देखकर पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पुस्तक को साथ ले लें और उससे मिलाते रहें तथा नोट्स भी बनाते रहें। देखिए यहाँ जो मैं बोर्ड पर करवाऊंगा उसमें सारी की सारी थ्योरी लिखाई जानी संभव नहीं होगी। अगर क्लास होती तो थ्योरी लिखा दी जा सकती थी, लेकिन अब आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बुक से देख के नोट्स को भी तैयार करना पड़ेगा। हालांकि डेरिवेशन के साथ जो थ्योरी आएगी वो सारी मैं आपको दे दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको सारी चीजें इस वीडियो से मिल जाएं। फिर भी आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि वस्तु आवेशित क्यों होती है। वस्तु आवेशित क्यों होती है? तो वस्तु आवेशित होती है तीन प्रकार से, यानी आवेशित कैसे किया जा सकता है। आवेशित करने के प्रकार, किसी वस्तु को कितनी प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आवेशित करने के तीन प्रकार सीखेंगे जो बिल्कुल ही सिंपल है। और उसमें सबसे पहला प्रकार है
घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। जो अभी आपने देखा, जब हमने एक रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को घर्षित किया तो हमने पाया कि कांच की छड़ धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम इसको घर्षित करते हैं तो घर्षण के परिणाम स्वरूप इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, और इस पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए ये कांच की छड़ धनात्मक हो जाती है। और ये दैनिक जीवन में भी हम प्रयोग करके देख सकते हैं। कंघी वाला जो मैंने उदाहरण बताया उससे आप पता कर सकते हैं। तो घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं, जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कांच की छड़ जो है धनात्मक आवेशित होगी और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित होगा। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को देखें तो एबोनाइट जो है अभी आपने सीखा है, याद रखना, ऋणात्मक होगी, और बिल्ली की खाल जो है वो याद करिए धनात्मक होगी। इसी प्रकार यदि ऊनी कपड़े के ऊपर हम कोई प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ को घर्षित करें तो बिल्ली की खाल भी धनात्मक हो जाएगी। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को देखकर आप नोट कर लें। आप नोट करिए, मैं शुरू करूं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों चालन या स्पर्श द्वारा। चालन या संपर्क या स्पर्श द्वारा। एक आवेशित वस्तु लें, ये रही कोई आवेशित वस्तु जो पूर्व में ही आवेशित है। मान ले ये वस्तु चालक है। अब मान ले ये चालक है, जैसे पहले सोचिए कि ये कोई उदासीन वस्तु है, और उदासीन वस्तु है और इसे कुछ आवेश दिया गया, तो चालक वस्तु का ये गुण होता है कि जब उसे आवेश दिया जाता है तो उसका वो आवेश सतह पर आ जाता है। तो ये आवेश इसके सतह पर स्थित है, जो इसका अतिरिक्त आवेश है। अतिरिक्त आवेश कैसे? किसी पदार्थ की संरचना पर यदि विचार करें तो पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु के अंदर क्या है आप जानते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक है, और नाभिक के अंदर धनात्मक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनात्मक है, न्यूट्रॉन उदासीन है, जो कि नाभिक के अंदर है। लेकिन जितनी मात्रा में प्रोटॉन है उतनी ही मात्रा में इसके पास ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन है, जो उसके बाह्य कक्षक में चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में होने के कारण परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, और इस तरह से कोई भी पदार्थ प्रारंभिक रूप से उदासीन होता है। अब यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो धनात्मक रूप से आवेशित धनात्मक आवेश जो है प्रोटॉन, उसको तो नहीं निकाला जा सकता, तो इसमें धनात्मक आवेश अधिक हो जाएंगे और इसलिए ये वस्तु धनात्मक कहलाएगी। लेकिन यदि इसको आवेश दे दिया, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए ये ऋणात्मक आवेशित कहलाएगी। कोई भी वस्तु धनात्मक होगी या ऋणात्मक, इसका निर्धारण केवल इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणात्मक है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो वस्तु धनात्मक है। आगे बढ़े बच्चों। अब यदि मैं किसी वस्तु को जो कि पूर्व में उदासीन है, इस उदासीन वस्तु के संपर्क में लाऊं, संपर्क मतलब स्पर्श है, और इसको इस पे टच करवाऊं, तो इसका आवेश इस पर स्थानांतरित हो जाएगा और ये वस्तु आवेशित हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार कहलाएगा ये चालन द्वारा आवेशन। क्लियर है? आप बुक में भी पढ़ें और इसको नोट करें। थर्ड जो पॉइंट है एक बार नोट कर ले, बोर्ड आपके सामने है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन।
प्रेरण द्वारा। प्रेरण से क्या तात्पर्य है ये हम सीखेंगे, और बार बार जब ये शब्द आएगा तो हम समझेंगे कि प्रेरण का अर्थ क्या होता है। प्रेरण को समझने के लिए एक प्रयोग पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले एक कुचालक स्टैंड पर रखे हुए किसी धातु के गोले पर विचार करें। कोई गोला है जो कि चालक है, चालक गोला ए उदासीन है, क्योंकि जितना ही धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन इसके परमाणुओं के बाह्य कक्षक में चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त हैं, जो कि इधर से उधर गति कर सकते हैं या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गति कर सकते हैं। अब यदि इस वस्तु के निकट में कोई आवेशित वस्तु लाऊं, मान लेते हैं ये एक ऋण आवेशित वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु है। जब इस ऋणावेशित वस्तु को इसके निकट लाया तो इस चालक पदार्थ के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे, और प्रतिकर्षण बल अनुभव करने के कारण इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर हटेंगे और दूर हटते जाएंगे लगातार इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार इसकी इस दाईं सतह पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। परिणाम स्वरूप ये दाहिनी सतह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएगी। क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये सतह इलेक्ट्रॉन की कमी अनुभव करेगी, और इसलिए परिणाम स्वरूप जो है ये धनात्मक आवेशित हो जाएगी। ये दाईं सतह ऋणात्मक और बाईं सतह धनात्मक हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी है। अब यदि छड़ को हटा लूं तो पुनः इलेक्ट्रॉन अपनी संरचना जो है पूर्व संरचना प्राप्त कर लेगी, लेकिन हटाना नहीं है इस चालक छड़ को, इस आवेशित छड़ को। इसकी दाईं सतह को मैं भू संपर्कित कर देता हूं। भू संपर्कित करने से क्या होगा? भू संपर्कित करने से ये होगा कि पृथ्वी जो है इसको शून्य विभव की वस्तु माना गया है। पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दिया जाए, ये पृथ्वी का गुण है कि उसके विभव में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है बहुत बड़ा है, जो आगे आप सीखेंगे कि विभव से क्या तात्पर्य है। अब यहां पर जो है ऋणात्मक विभव है, इस सतह पर ऋणात्मक विभव है, ऋणात्मक विभव लिख दूं मैं, ऋणात्मक विभव है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति इस प्रकार होती है कि वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। अब सोचें इसमें उच्च विभव पर कौन है, क्योंकि पृथ्वी शून्य विभव पर है और ये चालक की ये जो दाईं सतह है ये निम्न विभव पर है, ऋणात्मक है, ये शून्य विभव है, तो इसकी तुलना में पृथ्वी उच्च विभव पर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है आपने समझी अभी कि उच्च विभव की ओर जाने की, तो ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर गति करेंगे और पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे। जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है, इस चालक छड़ पर जो आवेश है इसके बराबर है, ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे, फिर भी पृथ्वी का विभव शून्य ही बना रहेगा। अब यदि हम इसका भू संपर्कन तोड़ दें, यहां से भू संपर्कन तोड़ दें तो ये ऋणात्मक आवेश जा चुके हैं, और दूसरा काम ये करें कि इस आवेशित छड़ को यहां से दूर हटा लें, तो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। भू संपर्कन हमने हटा लिया है, मैं इसमें दिखा दूं चित्र में, ये बना रहे, आपको चित्र बनाना पड़ेगा नोटबुक में। तो ये जो आवेश है ये इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसका क्या कारण है कि एक समान रूप से फैल जाएगा, ये भी आप आने वाले चैप्टर में सीख जाएंगे। और इस प्रकार देखें तो ये जो गोला है, चालक गोला, ये धन आवेशित हो चुका है। हमने यहाँ पर इसको स्पर्श भी नहीं किया है, और ये घटना जो आपने समझी पूरी, ये घटना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। यही प्रक्रिया अपनाकर आप इस चालक गोले को जो है ऋणात्मक आवेश भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें यहाँ पर धनात्मक छड़ लानी पड़ेगी। यहाँ धनात्मक छड़ लाएंगे, यहाँ से धनात्मक आवेश इस तरफ रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इधर की सतह पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और फिर पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे तो ये ऋणात्मक रूप से आवेशित गोला हमें प्राप्त होगा। ये पूरी घटना प्रेरण कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है।
इसे आप नोट कर लें, चित्र भी बना लें और साथ ही पुस्तक की मदद भी ले लें। कुछ पॉइंट हैं बच्चों जो आपको समझना है, पुस्तक में दिए हुए हैं, आप पॉइंट्स को नोट करें कि आवेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये बात हमने सीखी कि किसी वस्तु के ऋणात्मक होने का तात्पर्य क्या है। ऋणात्मक होने का तात्पर्य है उस पर अतिरिक्त आवेश का आ जाना। धनात्मक होने का क्या तात्पर्य है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो जाना। इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है और इसलिए ये वस्तु द्रव्यमान में कुछ अधिक हो गई है। ऋणात्मक किए जाने पर वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। धनात्मक है यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो कुछ ये कम द्रव्यमान की हुई है। हालांकि ये जो द्रव्यमान का बढ़ना और द्रव्यमान का घटना है ये उपेक्षणीय है, परंतु फिर भी यदि पूछा जाएगा कि द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा तो ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। तो जो पहला पॉइंट था वो द्रव्यमान से संबंधित था। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में अगर हम ये पता करना चाहें कि ये क्षण आवेशित है या नहीं, ये क्षण आवेशित है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो अगर आवेशित है मान लेते हैं और इसके पास दूसरी में आवेशित क्षण लाया या दूसरी आवेशित क्षण लाया तो प्रतिकर्षण होगा और आकर्षण होगा। अब आकर्षण बताएगा हमें ये आवेशित है या इसका प्रतिकर्षण बताएगा हमें कि ये वस्तु आवेशित है। सबसे पहले इस पर विचार करें कि ये ऋणात्मक वस्तु है। अब ये मान लो कि ये उदासीन है और फिर इसको इसके पास लाया, तो अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ प्रेरण होगा तो ये सतह ऋणात्मक हो जाएगी, ये सतह धनात्मक हो जाएगी और ये सतह इसको आकर्षित करेगी, तो यहाँ आकर्षण होगा, जबकि ये उदासीन है। पूर्व में उदासीन थी, एक बार आकर्षण हो जाएगा यहाँ, तो आकर्षण से ये पता नहीं चलेगा कि ये वस्तु आवेशित है या उदासीन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर धनात्मक लाऊं तो फिर धनात्मक हो और ये भी धनात्मक रूप से आवेशित है तो प्रतिकर्षण होगा, और ये केवल ये जो है समान आवेश के कारण यानी इसके आवेशित होने की पहचान बताएगा कि ये आवेशित है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रतिकर्षण ही आवेशन का परिचायक है जो पता चलेगा। तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट है कि आवेश का संसूचन और आवेश का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखना, आवेश का संसूचन स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के द्वारा किया जाता है, या और भी कुछ उपकरण हैं इसके जिसमें वोल्टामीटर है या फिर इलेक्ट्रोमीटर है या प्रक्षेप मापी है, इनकी सहायता से हम आवेशित होने की पहचान कर सकते हैं। आप बुक में ये पॉइंट देख लें और इसको सीख लें। एक और तरीका है जो कि आवेशित किया जा सकता है जिससे वस्तुओं को, क्या है वो तरीका, अगर किसी धातु की सतह पर, ये मान लीजिए एक धातु है, इसकी सतह पर आवेश लाना है, प्रारंभ में ये विद्युत की उदासीन है, इस पर आवेश लाना है, तो क्या करेंगे, आवेश लाना है तो क्या करेंगे, तीन तरीके हैं हमारे पास, घर्षण करेंगे या कोई आवेशित वस्तु का संपर्क करेंगे, स्पर्श करेंगे या फिर प्रेरण करेंगे। लेकिन एक चौथा प्रकार हमारे पास और है, और भी प्रकार हैं, धीरे धीरे आपके सामने वो आते जाएंगे। एक और प्रकार है जिसमें हम इसके ऊपर एक्स किरण आपतित करेंगे, एक्सरेज जिसको बोलते हैं। जब एक्सरे इसके ऊपर आपतित करेंगे
तो ये एक्सरे क्या करेगा कि इसके सतह के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराकर इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा प्रदान कर देगा कि ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर चले जाएं। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले जाएंगे तो ये सतह धनावेशित हो जाएगी। तो आवेशित करने का एक और तरीका है। बच्चों इसको आप नोट करें और साथ में पुस्तक की मदद भी ले लें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के लिए है, जो कि राजस्थान बोर्ड पर पूरी आरबीएससी पर बेस्ड है। तो आरबीएससी के बच्चे इससे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं जो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो कि आवेश का संसूचन करती है, पता लगाती है कि आवेश वस्तु पर है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे तो आप देख ले, एक बोतल ले कांच की, ये कांच की बोतल है। इस कांच की बोतल में एक धातु की छड़ लगा दी, ये धातु की छड़ है। इसके ऊपर एक डिस्क लगी हुई है, डिस्क है। इस छड़ के साथ एक सोने की पन्नी जुड़ी है। पन्नी से तात्पर्य है पतली पतली परत, जैसे कागज की एक पतली स्ट्रिप काट ले और उसको मोड़ के ऐसे चिपका दे, तो ये ऐसी स्वर्ण पत्र की है, सोने की है। ये पूरा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। अब यदि ये वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पता करना है तो हम इस वस्तु को इसकी डिस्क से स्पर्श कराएंगे और स्पर्श कराने से ये स्पर्श द्वारा आवेशित हो जाएगी। क्योंकि ये चालक छड़ है तो आवेश गति करेगा और गति करके इन स्वर्ण पन्नी पर आएगा। यदि इस पर मान लेते हैं ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ ऋणात्मक आवेश स्थानांतरित होगा और इन दोनों पन्नियों पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और इस प्रकार दोनों पन्नियों पर समान आवेश उत्पन्न होने के कारण ये दोनों पन्नियां एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी और हमें पता चल जाएगा कि ये वस्तु आवेशित है। यदि नहीं होगा आवेश तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये ऋणात्मक आवेश का मैं स्पर्श कर चुका हूं, अब मैं एक दूसरी छड़ और ला रहा हूं, दूसरी छड़ और ला रहा हूं, वो भी ऋणावेशित है, और फिर इसको स्पर्श किया तो इसका जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाएगी, इनमें प्रतिकर्षण और बढ़ जाएगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये दोनों छड़ हैं जो समान आवेश की हैं। अगर मैं एक छड़ और लाऊं जो कि धनात्मक रूप से आवेशित है तो इसको लाने पर इसमें धनात्मक आवेश आएगा जो पूर्व में उपस्थित ऋणात्मक आवेश को कम करेगा। तो इसके बीच का जो सेपरेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो छड़ है इसका आवेश इस आवेश की प्रकृति के विपरीत है। इस प्रकार से हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको इसकी कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी। उस थ्योरी को आप पुस्तक में से देखें, पुस्तक में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी तरह की कोई दूसरी गाइड वाइड की जरूरत हाल फिलहाल नहीं है। नोट्स बनाने के लिए पुस्तक एक स्वतः ही नोट्स है, इसमें आप इसको आराम से पढ़ें एक एक चीजों को और वीडियो के द्वारा समझते जाएं और उसमें से आवश्यक चीजों को नोट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। बच्चों अगला जो टॉपिक है आपका वो है आवेश का मात्रक। बेसिक चीजें अभी चल रही हैं, पाठ बहुत अच्छा है जिसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी जिसे आप सीखेंगे और आपको आनंद भी आएगा। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश तो हमारे पास पहली बार नहीं आया, 10th में हमने मात्रक सीखा है जिसे आपने आवेश का मात्रक कहा था कूलाम, और इसे दर्शाया है C से। इसे कैसे प्राप्त करें? हम जानते हैं विद्युत धारा, हम जानते हैं जो विद्युत धारा है I दैट इज Q/T, तो धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर, आवेश का मात्रक है कूलाम, समय का मात्रक है सेकेंड। विद्युत धारा भौतिक विज्ञान की मूल भौतिक राशि है। कक्षा 11 में हमने 7 मूल भौतिक राशियां, 2 पूरक मात्रकों के बारे में सुना था।
पढ़ा था उसमें से विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। अगर यहाँ हम इसको कर दें तिरछी गुणा तो हमें मिलेगा Q बराबर I इंटू टी। तो I जो बन रहा है वो है एम्पियर मात्रक और T है उसका मात्रक सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड है, आवेश का मात्रक बन रहा है, आवेश का मात्रक बन रहा है। और इस बड़े मात्रक को हम छोटे मात्रक के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर ये नाम दिया गया है। तो इस एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलाम कह रहे हैं और कैपिटल C से इसे हम दर्शा रहे हैं। बच्चों ये है कूलाम। अब एक कूलाम कितना होता है, एक कूलाम कितना होता है इसे समझ लें फास्ट फॉरवर्ड। तो एक कूलाम कब बनेगा, जब I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड हो। तो Q बराबर I इंटू टी यानी 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो ये बन गया 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम लिखेंगे 1 कूलाम, 1 कूलाम लिखेंगे। तो 1 कूलाम वो आवेश है, 1 कूलाम वो आवेश है जो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से जो है प्राप्त होता है। एक बड़ा मात्रक है जो आने वाले समय में हम समझेंगे और इस बड़े मात्रक के कारण इसके हम छोटे छोटे मात्रक परिभाषित करते हैं। 10 की घात 3 कूलाम माइनस 3 कूलाम को हम बोलते हैं माइक्रो कूलाम। 10 की घात माइनस 6 कूलाम इसे मिली कूलाम है ये, और ये माइक्रो कूलाम। 10 की घात माइनस 9 कूलाम नैनो कूलाम। 10 की घात माइनस 12 कूलाम जो कि बनेगा पिको कूलाम। सबसे छोटा जो मात्रक है वो है इसका फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन, या इसे स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। एक कूलाम के अंदर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। एक और बड़ा मात्रक है, ये सबसे छोटा मात्रक है ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ा मात्रक है वो है फैराडे। फैरड नहीं है, आप बुक में देखें स्पष्ट लिखा है ये फैरड नहीं है, फैराडे है। और एक फैराडे कितना बड़ा है, 96,500 कूलाम के बराबर एक फैराडे है। तो बच्चों ये कुछ चर्चा थी आवेश के मात्रक पर। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। वीडियो में ज्यादा समय तक हम पढ़ाएं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, जिसमें स्पेस ज्यादा घेरता है, फिर उसे शेयर करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सीखें, वीडियो को बार बार देखें, जहां नहीं समझ में आए वहां मुझसे संपर्क करें या कमेंट करें और पूछें। आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे जो कि आवेश के गुणधर्म हैं। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।